अधिकांश लोग संस्कृत में प्रत्युत्तर नहीं देते। अकस्मात विश्वविद्यालय आता था, हैं सर हम तो ग्वालियर से आए सर। मैं कहता था यार ग्वालियर से आए हो या बनारस से आए, मेरठ से आए हो, संस्कृत के प्रोफेसर हो, मुझ जैसा विज्ञान का विद्यार्थी जिसने पीरियोडिक टेबल याद करी है, अगर संस्कृत में बोल रहा है तो तुम भी थोड़ा बोलो। पहली बार एक साथी आया, वो रिजर्वेशन से सेलेक्ट होकर आया, अनुसूचित जाति का लड़का था, पीएचडी था। उससे मैंने पूछा, उसने तुरंत संस्कृत में उत्तर दिया और मुझसे संस्कृत में बात की, अभिज्ञान शाकुंतलम पर चर्चा की, बहुत सारे श्लोक कंठस्थ। तो मैं बड़ा खुश हुआ। अकेला रहता था और सरकार जो राजकीय महाविद्यालयों में मकान बनाती है, जहां मैं नौकरी करता था राजस्थान में, पुराना कॉलेज था, वो मकान बड़े बड़े थे, 4-4 5-5 कमरों के, पीछे सर्वेंट क्वार्टर। मतलब मैं ऐसे रहता था जैसे गुल्लक में चवन्नी घूम रही, अकेला ही। हाँ, कुछ था नहीं। मेरे अधिकांश कमरे जो मेरे छात्र थे उनके कब्जे में रहते थे। 4 लड़के आ गए, साहब गुरुजी वहां उस गांव से हैं, हमको रहने की जगह नहीं मिली। अच्छा, मैं इनको पीछे वाले कमरे में बिछा लो। तो करीब 30-40 तो वहीं पड़े रहते थे। तो मैं अकेला रहता था। शाम को उसके साथ सत्संग होने लगा। अचानक उसका सिलेक्शन, जो उसने कभी एग्जाम दिया होगा पब्लिक सर्विस कमीशन में, नायब तहसीलदार के लिए हो गया। तो वो छोड़ के जाने लगा। तो मैंने उससे कहा, सुरेंद्र नाम था उसका, मैंने कहा सुरेंद्र ये बहुत गलत कर रहे हो, विद्वान व्यक्ति हो, इतनी कम उम्र में असिस्टेंट प्रोफेसर हो गए हो, एसोसिएट प्रोफेसर बनोगे और विश्वविद्यालय में प्रोफेसर बनोगे, वाइस चांसलर बनोगे, अगर राजनीति भी ठीक ठाक कर ली तो। नहीं, मैं क्षमा करें, ऐसा नहीं कहना चाह रहा। मतलब अगर ठीक कुलों में रहे तो कुलपति भी बनोगे। ये क्या तुम, मैंने कहा ये क्या जा रहे हो तुम नायब तहसीलदारी करने, एक जीप मिलेगी उसमें आगे बैठे रहोगे, पीछे डंडा लेके 2 सिपाही बैठे रहेंगे, ये क्या है तुम मतलब। उसने कहा गुरुजी देखो गरीबी से आया हूँ, बहुत सामान्य परिवार है और मुझे तो जाना है। तो मैंने उससे पूछा क्यों जाना है। उसने मुझे बहुत अच्छी बात बताई। उसने कहा गुरुजी देखो आप प्रोफेसर हो, विद्वान हो जाओ, पीएचडी कर लो, बृहस्पति हो जाओ, नोबेल मिल जाए आपको, ज्ञानपीठ मिल जाए, मेरा सिलेक्शन हो गया और मेरे प्रमोशन भी जल्दी होंगे। हो सकता है 12 साल बाद जिस कस्बे में आप कॉलेज में नौकरी कर रहे हो, मैं यहाँ कलेक्टर बन के आऊं तो मेरा दरवाजा आप ही को खोलना पड़ेगा यहाँ पे मुख्य अतिथि बन के। मैं ये कहना चाहता हूं कि जो राष्ट्र अपने शिक्षक को सम्मान नहीं देता, इतिहास उसे स्थान नहीं देता, उसे गति नहीं देता। इसलिए एक छोटा सा सुझाव तो मेरा ये है कि अगली बार जब आप ये सम्मान समारोह करें तो इसका नाम रखें आप प्रतिभा परिवार सम्मान। और हर व्यक्ति जो आए उसको यहां तक लाने वाले, उसके माँ बाप को, उसका भाई बहन जो भी हो, उसे मंच पर लाकर सम्मानित करें। उसकी ऊर्जा यहां सम्मानित होनी चाहिए। अध्यापक के चेहरे पर वो द्युति क्यों नहीं है? वो द्युति ना सरकारें चाहती हैं, न व्यवस्थाएं चाहती हैं। मैं एक निजी संस्थान के कार्यक्रम में हूं, मुझसे अभी पीछे पत्रकार 2 मिनट के लिए मिले। उन्होंने मुझसे पूछा कि आपका क्या कहना है कोचिंग सेंटर्स पर। मैंने कहा कि राज्य सरकारों की विफलता का मानक है कोचिंग सेंटर। जो काम इस देश की सरकारों को करना चाहिए था वो कोचिंग के लोग कर रहे हैं। ये तो कुछ और भी करते, करना ही था, काम तो सबको करना है, जीवित सबको रहना है। इन्होंने शिक्षा का काम करना अच्छा समझा, बहुत अच्छा काम है, अद्भुत काम है शिक्षा देना। जिस स्टेट का काम था कि वो आपको स्वास्थ्य देता। मैं सरकारी अस्पताल में पैदा हुआ हूं, मेरे पिताजी घर में पैदा हुए हैं, दाई उस समय आती थी। मैं सरकारी अस्पताल में पैदा हुआ और मेरी बेटी जब मेरे घर में पहली पुत्री का जन्म हुआ तो वो एक ऐसे अस्पताल में पैदा हुई जो 5 स्टार हॉस्पिटल था। जहां जाओ तो लगता ही नहीं था कि हॉस्पिटल है। शानदार कमरे हैं, बड़ी गैलरी है, कैफेटेरियाज हैं। अगर आप बोर हो जाएं मरीज का हाथ पूछते पूछते तो नीचे बीकानेर में चले जाएं आप, हैं डोसा खाते हुए आप कहें कि ठीक है तो पता नहीं चलता कि मरीज ठीक है कि डोसा ठीक है। ये किसका काम था जी? ये अस्पताल देना किसका काम था? स्टेट का काम था। स्टेट फेल हुआ और स्टेट ने अपने पैरोडी खड़े किए। हम पे अस्पताल नहीं चल रहे, ठीक है सेठ जी आप खोल लो। वो सेठ जी का अस्पताल खुल गया है। उसके बाद स्कूल था शिक्षा देना। मेरे पिता सरकारी स्कूल से पढ़े, मैं एक सेमी प्राइवेट स्कूल से पढ़ा और मेरी बेटी दिल्ली पब्लिक स्कूल में पढ़ी। सारी शिक्षा की सोच के बावजूद में मैं हिम्मत नहीं कर पाया कि मैं सरकारी स्कूल में उस बच्चे को भेज दूं, क्योंकि स्टेट फेल हो गया और स्टेट ने कोशिश की कि अपने पैरोडी अकाउंट्स खड़े कर दिए जाए। आप सड़क नहीं बना पाए तो आपने फेलियर होकर कुछ ठेकेदारों को कहा तुम सड़क बना लो, रास्ते में पैसे वसूल कर लेना। मुझे आज तक समझ में नहीं आया कि ये टोल टैक्स क्या है। जब मैं गाड़ी खरीदता हूं तो मैं एक रोड टैक्स देता हूं, उसमें कहा जाता है पूरे देश में तो इस रोड पे चलना, इसके 50,000 रुपए दे जा।
उसके बाद जब मैं अच्छी सड़क पे गया तो मुझसे टोल टैक्स मांगा। मैंने कहा ये क्या है? बोले तू अच्छी सड़क पे चल रहा है, इसके अतिरिक्त पैसे दे। तो मैंने कहा मैं बुरी पे चला था, धार गया था, उसके पैसे लौटाओ। उसके 500 रुपए वापस लाओ। ये मैं आपसे किस लिए कह रहा हूं? ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि मैं राजनीति का विद्यार्थी नहीं हूं, राजनीति हमारा काम नहीं है, मैं सामाजिक आंदोलन का व्यक्ति भी नहीं हूं। मैं तो किसी पनघट पर अगर कोई कान्हा बांसुरी बजाए तो उसके भाव नृत्य में घुल जाने वाली राधा के आंसू लिखने वाला कवि हूं, मैं तो उसका प्रेम लिखने वाला कवि हूं। लेकिन इस शब्द की मर्यादा है, कौटिल्य शब्द की। आज दिल्ली के एक बहुत बड़े विश्वविद्यालय में नारे लगे भारत माता के विरुद्ध, तो बुद्धिजीवियों में बहस होने लगी। इस देश में दो प्रकार की बहस है, असहिष्णुता की बहस है, बुद्धिजीविता की, और ये बेसिकली लड़ाई अनपढ़ों और कुपढ़ों के बीच में है। एक अनपढ़ है जो वेद वेद चिल्लाते हैं, वेद का पर्चा नहीं देखा उन्होंने। हमारे वेदों में अरे पलट के देखा नहीं कभी, वेद का पहला ऋग्वेद में वो सूत्र नहीं पता कि राष्ट्र शब्द पहली बार कहां आया, नहीं पता। दूसरे हैं जिन्होंने वेद उसी पन्ने से देखा जहां ब्रह्मा और सरस्वती का प्रसंग है, वो कुपड़ हैं। आपसे संवाद करने का कारण यह है कि आप जिन पदों पर जाने वाले हैं वहां एक व्यक्ति की आत्मदीप्ति देश बनाती है। पिछले 67-68 सालों में जो देश बना है, इसे मैंने 10-12 वर्षों में पास से देखा है। पिछले 20 वर्षों में मैं वाइडली ट्रेवल्ड आदमी हूं। मैं इस मध्य प्रदेश के खरगोन से लेकर और दमोह से लेकर और बारां सिवनी से लेकर और छोटे छोटे अशोकनगर, गुना, खुरेजी, ऐसी जगहों पर भी कवि सम्मेलन में गया हूं। और उसके बाद मैं दुनिया के 19-20 देशों में कविता पढ़ के आया हूं। जापान जैसे देशों में भी गया हूं, गूगल हेडक्वार्टर्स में भी गया हूं, कैलिफोर्निया असेंबली में भी गया हूं। मैंने पूरी दुनिया को पास से देखा, तो मुझे पता चला कि पिछले 70 वर्षों में हमने राष्ट्र के रूप में प्रगति नहीं की, देश के रूप में प्रगति नहीं की। हमारी निजी प्रगति ही देश की प्रगति बताई जाती है। एक मराठी के प्रोफेसर के लड़के ने 10वीं में फेल होना स्वीकार किया, लेकिन उस 5.5 फुट के लड़के ने तपती दोपहरी में बल्ला लेकर गेंद पर मारने की प्रैक्टिस की। पूरा देश विश्व के सामने खड़ा हो गया कि हम सर सचिन तेंदुलकर को अपने पास रखते हैं। रामेश्वरम के एक मल्लाह के बेटे ने बचपन में तीर्थयात्रियों को पहुंचाया वहां मंदिर तक, और जितनी देर में तीर्थयात्री ने परिक्रमा लगाई उतनी देर फिजिक्स की किताब पढ़ी। हमने उसे बिखरी जुल्फों वाले कलाम को सलाम किया अपना राष्ट्रपति कहकर। मध्य प्रदेश के एक अध्यापक के बेटे ने यूनाइटेड नेशंस तक हिंदी को पहुंचाया और इस देश को राजधर्म सिखाया, जिसे पंडित अटल बिहारी वाजपेयी कहकर हमने प्रणाम किया। गुजरात के एक सामान्य परिवार से चाय बेचने वाले ने स्वयं को देश के एक बड़े राजनीतिक दल पर आगे खड़ा किया और प्रधानमंत्री बना और पूरी दुनिया में गया, जिसे हम नरेंद्र मोदी कहते हैं। एक सामान्य इंजीनियर का लड़का, एक सामान्य आईआईटी पढ़ने वाला एक छोटा सा लड़का, फटी और कमीज में, जिसे जंगली कहा गया, नक्सली कहा गया, उसने देश के सबसे बड़े अहंकार को दिल्ली में चुनौती दी और दिल्ली का मुख्यमंत्री बनकर बैठा, जिसे अरविंद केजरीवाल कहते हैं। ये एकात्म पराक्रम है, ये देश का पराक्रम नहीं है, ये अकेलों के पराक्रम है। जापान आप जाइए, मैं पहली बार जापान गया 2011 में, तो मैंने टोक्यो में एक अजीब बात देखी। वहां पूरा देश लेफ्ट हैंड चल रहा है। अगर आप एस्केलेटर पे चढ़ रहे हैं तो पूरा देश लेफ्ट हैंड। मैंने पूछा ये कोई नियम है? बोले नियम नहीं है, आदत है, ताकि किसी को अगर जाना हो तो राइट हैंड से ओवरटेक करके चला जाए। आप सुबह से उठ के रात तक देखिए, आपके देश में कहीं कोई निजी मर्यादा, कोई निजी नियम, कोई देश की निजी उन्नति है? नहीं है। उसका कारण क्या है? उसका कारण है कि जिन्हें इसका नियमन करना था उनकी दीप्ति लुप्त है। आप जहां खड़े हैं वहां एक संस्थान है, जहां आप खड़े हैं वहां अपने आप में एक ऐसे व्यक्ति हैं जो पूरी व्यवस्था को बदल सकता है और अपने अनुकूल बना सकता है। और हमारा आत्मबल कमजोर हो गया। हमारा आत्मबल इतना छोटा है कि भाषाओं में बदल गया। हमारा आत्मबल इतना कमजोर है कि वो कपड़े में बदल गया है। उसको उठाने का प्रयास जब जब जो करता है तब तब वो देश का नायक बनता है, चाहे वो गांधी हो, चाहे एपीजे अब्दुल कलाम हो। सो आप सब लोग जो पीछे बैठे हुए हैं, जिनके साथ आंखों में चमक थी कि उन्हें एक दिन यहां आना है, उन्हें एक दिन यहां ट्रॉफी लेनी है, आप सबसे केवल यही कहना है कि ईश्वर ने आपको वो काम दिया है, ईश्वर ने आपको वो अवसर दिया है जो बहुतों को नहीं देता। क्या यहां बैठे हुए लोग बता सकते हैं कि वनमानुष के हाथों की संरचना जो हमारा पूर्वज है और हमारी हाथों की संरचना में क्या अंतर है? एक बहुत छोटा अंतर है, वो अंगूठे से उंगली नहीं पकड़ सकता। आप चेक कर लेना, गूगल जाकर कर लेना, वही बाबा सही ज्ञान बताता है।
वनमानुष और मनुष्य में सिर्फ इतना अंतर है कि वो यूं पकड़ता है, लेकिन वो इस अंगूठे से इस उंगली को नहीं पकड़ सकता। और ये कला, ये लगभग 40 लाख वर्ष में आई है हम पर, ये कलम पकड़ने की, ये कूंची पकड़ने की, ये हथियार पकड़ने की। मैं जिस कस्बे में पैदा हुआ, वहां बेईमान होना ऐसा माना जाता था कि भाई अब इनसे सामाजिक संपर्क मत रखो। और आजकल मैं चर्चाओं में देखता हूं, लड़की की शादी तय कर दी है। कहां तय कर दी है? इनकम टैक्स में है जी। वैसे तो इंस्पेक्टर है, वेतन तो कम है, पर ऊपर का खूब है। यानी कि पहले दिन ही पिता इस बात से तैयार है कि उसकी पुत्री एक अपदार्थ पैसा खाएगी, एक ऐसे पैसे से सुखी रहेगी जो उसका मानक नहीं है, जो उसका त्याज्य नहीं है। अगर ये भाव आप में नहीं है, और मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जितने अधिकारी यहां हैं, जो अब अधिकारी बने, कठिन बहुत है डगर। बाल कवि बैरागी जी की पंक्तियां हैं, काजल के पर्वत पर चढ़ना, चढ़कर पार उतरना बड़ा कठिन है, निष्कलंक रह करके ये सब करना। हमसे अक्सर पूछते हैं राजनीतिक दलों के लोग, अभी भी मैं आ रहा था, दो राजनेता मेरे साथ आए, मुझसे पूछते हैं अब भी कार्यक्रम करते हो आप? मैंने कहा